नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम एनआईयूएस हिंदी बुक के अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसमें हम आज अभ्यास 5.4 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री बच्चों के लिए पढ़ना सीखने में सबसे अधिक सहायक होगी। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला मनोरंजक कहानियां, दूसरा शब्दकोश, तीसरा समाचार पत्रों के संपादकीय, चौथा कार्यालयी कार्यवाही का विवरण। आप सभी जानते हैं बच्चों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा मनोरंजक कहानियों को पढ़ने में। तो अगर आप बच्चे के सामने मनोरंजक कहानियां रखते हैं तो बच्चा उसमें ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएगा और वही उसके पढ़ने सीखने के लिए अधिक सहायक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विकल्प का सही है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दी गई है कि बच्चे स्वाभाविक रूप से उन चीज़ों में रुचि लेते हैं जो उनके अनुभव, कल्पनाओं और खेलकूद से जुड़ी होती है। ऐसे में मनोरंजक कहानियां, चित्रकथाएं, बाल गीत, तुकबंदियां और लोक कथाएं बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अब बच्चों के सामने अखबार लेकर जाए, संपादकीय या कार्यालयी कार्यवाही का विवरण आप प्रस्तुत करेंगे तो बच्चे को उसमें कुछ समझ में ज्यादा आने वाला नहीं है और इसलिए बच्चा उसको पढ़ना नहीं चाहेगा। दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रेल लिपि में बाल साहित्य उपलब्ध कराने की क्या उपयोगिता है। तो इससे पहला विकल्प दिया गया, सभी बच्चे ब्रेल लिपि से परिचित हो जाएंगे। सभी बच्चों को ब्रेल लिपि से परिचित कराने की जरूरत नहीं है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ब्रेल लिपि में पठन सामग्री अनिवार्य है। यहाँ पर ख विकल्प सबसे सटीक लग रहा है पहले ही, कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए आवश्यक है कि ब्रेल लिपि में पठन सामग्री उपलब्ध हो। ब्रेल लिपि के प्रकाशकों को आर्थिक लाभ से मतलब नहीं है, ब्रेल लिपि का प्रचार प्रसार से कोई मतलब नहीं है। तो विकल्प ख यहाँ पर सही है। इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं, इसका पूरा बुक बनाया गया है एनआईयूएस सॉल्यूशन का, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क करके। तीसरा प्रश्न है, स्कीमा निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। स्कीमा पहले से बनी अवधारणाएं नई अवधारणाओं में बाधा डालती हैं, हेल्प करती हैं, बाधा नहीं डालती हैं। बच्चा पहले से ही कौवा को देखा हुआ है तो कबूतर को भी कौवा कहने लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में यह है कि इसके पास भी पंख है, यह भी उड़ रहा है। ठीक है, तो कौवा देखने के बाद जो स्कीमा बना था वो हेल्प कर रहा है उस कबूतर को भी पहचानने में। ठीक है, कि वो भी उसको वो कौवा कर रहा है, एक प्रकार से कुछ गुण धर्मों को मैच कर रहा है, मिल रहा है। वो भी उड़ रहा है, उसके पास भी पंख है। ठीक है, वो अभी मतलब कि नीचे चल रहा है, जमीन पर चल रहा है, फिर ऊपर उड़कर बैठ रहा है, तो कुछ चीज़ों को मिला रहा है। बाद में उसको बता दिया कि देखो इसका रंग अलग है, इसके कुछ गुण अलग है, तो उसके आधार पर बच्चा फिर अंतर भी करने लगता है। तो कोई पहले का स्कीमा जो बना था वो उसके लिए बाधा थोड़ी कर रहा है, बाधा नहीं करता है। पूर्व ज्ञान और पूर्व अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। पहले से ज्ञान जिसका अनुभव महत्वपूर्ण भूमिका निभाता, तो विकल्प ख ही यहाँ पर सही है। पढ़ना सीखने में इसका स्कीमा निर्माण की कोई भूमिका नहीं है, ये गलत बात है। जब बच्चा जिस चीज़ को जाना रहेगा, जिसके बारे में पहले से ही सोच रहा है, जैसे हमने कह दिया जिराफ, तो जिराफ को पढ़ लेगा। जिराफ को पढ़ना आसान है क्योंकि उसने पहले से जिराफ को सतत देखा हो। अब जिसको नहीं देखा हो उसको पढ़ने में समस्या होगी। ठीक है, उसके दिमाग में इमेज बन रहा है ना, से आपने इमेज, हमने आपसे चर्चा की कि बकरी, तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गया बकरी का, वही चीज़ है, वही स्कीमा है। तो किसी भी वाक्य को पढ़ते समय उसका कोई खाका मानस में नहीं बनता, ये गलत बात है। ठीक है, खाका बनता है वही तो स्कीमा होता है। अगला प्रश्न है कि बुनियादी चरण पर पढ़ना सीख रहे बच्चों के लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए। आप तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो बुनियादी स्तर के जो बच्चे हैं ऐसी पाठ्य सामग्री का चयन करना चाहिए जिसमें जो बच्चे की आयु के अनुसार हो और मानसिक स्तर के अनुरूप हो, है ना। कक्षा 1-2 में बच्चा पढ़ रहा है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है उसी के अनुसार, आप मानसिक स्तर के अनुसार ही आपकी पाठ्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ठीक है, आप ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराएं जिसमें रंगीन और आकर्षक चित्र बने, क्योंकि बच्चे, छोटे बच्चे हमारे उन चित्रों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, उनको, अब जैसे आप कक्षा 10 की किताब देख रहे हैं तो उसमें चित्र आपको कम दिखाई देगा। कक्षा 1 की किताब देख रहे हैं उसमें चित्र ही चित्र दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक के बच्चे का जो ज़्यादा आकर्षण चित्रों में रहता है। ठीक है, तो ड्राइंग में रहते हैं। जो बच्चों के दैनिक जीवन और स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए ऐसी सामग्री का प्रयोग करेंगे जिसकी भाषा सरल, स्पष्ट और सहज हो और जिसमें छोटे छोटे वाक्य और परिचित शब्दों का प्रयोग किया गया। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वाक्य है तो बच्चे के लिए पढ़ना बोरिंग हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा वो। कहानियां, कविताएं, लोक कथाएं, पहेलियां और तुकबंदियां शामिल होगी, उसमें भी बच्चा बहुत दिलचस्पी लेता है। इस प्रकार से बच्चे की पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है ये सामग्रियां, और बिना भय के बच्चे पढ़ना सीखता है, अर्थ आसानी समझते हैं और वे धीरे धीरे स्वतंत्र पाठक बने लगते हैं। इस प्रकार से आपने इस प्रश्न का उत्तर लिख दिया। अगला प्रश्न है, कक्षा में उपस्थित दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षण सामग्री, ब्रेल लिपि में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराइए, ब्रेल लिपि में कहानी पुस्तकें उपलब्ध कराएं, ऑडियो पुस्तकें उपलब्ध कराएं, रिकॉर्ड की गई कहानियां सुनाएं, बच्चों को स्पर्श के द्वारा पहचानने योग्य चित्र आप रखें जिसको बच्चा छू छू कर पहचानने का प्रयास करे। ठीक है, मॉडल के रूप में उभरे हुए नक्शे हों, चार्ट और शिक्षा सामग्री होनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार डिजिटल आदि संसाधन होने चाहिए। ठीक है, इनके माध्यम से बच्चे जो है, जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं, वो बेहतर तरीके से पठन पाठन का कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने अभ्यास 5.4 के प्रश्नों को कवर कर लिया। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।